हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक टू अवर चैनल पाठशाला सर जी। तो जैसे कि अभी तक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट ही किए थे, अभी ये आपके 10 to 20 क्वेश्चंस पूरे सिलेबस में से मोस्ट आईएमपी है। तो ये आप लोग कर लो, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। देखो आपका फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टुडे 2011 इन इंडिया। तो अभी हमने जो भी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किए थे उसमें ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने पढ़ा है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि कितने साल तक लोगों के एवरेज ईयर कितने साल तक वो जीते हैं, है ना। वो एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कि किसी भी कंट्री में बहुत सारी कंट्री का इन्वायरमेंट अच्छा होता है, वहाँ लोग अच्छा खाते पीते हैं, बिना केमिकल यूज वाला फूड यूज करते हैं, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होती है, ज़्यादा होती है ना, 70 to 80 ईयर्स होती है। और जहाँ लोग प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं तो उनकी कम होती है। तो ये आपका एवरेज निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, 65.5। ओके, देखो ये कैसे निकला होगा। एक कर रहे हैं तो उसमें क्या, कुछ लोग 70 ईयर्स जी रहे हैं, कुछ 80, ठीक है, कुछ 75 एंड कुछ 65 एंड 60, ये एज रहता है। और 80 तक तो ऑलमोस्ट 80 और 75 बहुत रेयर है। तो ये जब इसका परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, इस टाइप से आएगा 65.5 ईयर्स। ओके, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, विच मिनरल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऐसा कौन से मिनरल्स, ये भी हमने किया है। तो आप लोग देख रहे हो, अगर कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि उस क्वेश्चन में हमने इसको अलग तरीके से लिखा था। ठीक है, आपको ये देखना है कि अगर ये शॉर्ट आंसर में है तो आपको कैसा आंसर करना है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम, ये सब क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है ना इसका। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं इसी क्वेश्चंस में। इस वाले वीडियो में देखो क्या है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है और सेविंग्स अकाउंट क्या होता है। ये एक बैंक का अकाउंट है, और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस आपको जानना है। अगर सेविंग अकाउंट पूछा तो भी आप आंसर लिखोगे, करंट अकाउंट पूछा तो भी। करंट अकाउंट किसका रहता है, बिजनेसमैन वालों का। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास ये होता है अकाउंट, करंट अकाउंट। और सेविंग अकाउंट किसके किसके पास होता है, नॉर्मल। जिन लोग का बिजनेस अकाउंट नहीं रहता, जिनको सेविंग अकाउंट रहता है, वो क्या करते हैं, पैसे सेव करने के लिए रखे रहते हैं, उनको डेली नीड नहीं होता पैसे निकालने का। अब करंट अकाउंट बिजनेसमैन लोग क्यों रखते हैं, सपोज एक क्लॉथ का शॉप है, वहाँ डेली लोग आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनके अकाउंट में बार बार पैसे जा रहे हैं, बार बार वहां से निकल रहे हैं। तो ये क्या होता है, सेविंग अकाउंट में ना ये चीज लिमिटेड होती है। ठीक, सेविंग अकाउंट में ये चीज लिमिटेड होती है कि आप इतने टाइम तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक, पर डे ऐसा या पर मंथ उसमें लिमिट रहता है कि आप कि बस 10 टाइम तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये करेंट अकाउंट में ये चीज नहीं होता, ये अनलिमिटेड होता है, इसलिए इसको कौन प्रेफर करता है, बिजनेसमैन लोग। और ये नॉर्मल हाउस होल्ड जो रहते हैं वो करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, अकाउंट बैंक विच कस्टमर डिपॉजिट्स विड्रॉ कैश अमाउंट एवरी डे, मतलब डाल भी सकते हैं पैसे, उससे निकाल भी सकते हैं। देन कैन डेली ऑपरेट दिस अकाउंट, मोस्टली बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस दिस अकाउंट। बिजनेस वाले लोग जो होते हैं वही इसको यूज करते हैं। याद रहेगा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसमें क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल। तो देखो यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज का दिया हुआ है और ये स्लाइड में दोनों दिया है, तो हम लोग इस स्लाइड से पढ़ रहे हैं ना, तो वही क्वेश्चन है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्वेश्चन में दो चीज पूछा है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन कैपिटल। अब देखो रिसोर्सेज क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। ठीक, देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। When a person acquire ability and skill with a view contribute more to the growth of the nation production, they become resources। देखो ऐसे लोग कंट्री के जिनके पास स्किल्स है, एबिलिटी है काम करने का, है ना, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाते हैं हमारे कंट्री के लिए। अब देखो ह्यूमन कैपिटल क्या है, व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट एजुकेशन हेल्थ एंड ट्रेनिंग, क्या कर रहा है, उसमें पैसे खर्च कर रहे हैं। ही एक्वायर्ड ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी एंड स्किल, दे बिकम
नेशनल एसेट्स। ओके, अब ध्यान दो। जैसे कि कुछ पर्सन्स है, सपोज 3 लोग हैं, ABCD 3 पर्सन्स है। वो क्या कर रहे हैं, वो एक काम करने में एबल है, ठीक है। ऐसे कुछ ने 10 तक पढ़ाई किया है, कुछ ने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन तीनों क्या है, एबल हैं, वो वर्क कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर ही हो, ठीक। एक सपोज उसमें से इंजीनियर है, एक ने, ऐसे देखो ये सपोज 3 लोग हैं, एक सपोज इंजीनियर है, ठीक है, ये जॉब वाला है, इसने 10 तक पढ़ाई की है, ठीक। और इसने क्या किया है, ये पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन ठीक है, तो तीनों क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज में तीनों आएंगे, क्यों, क्योंकि तीनों काम करने के एबल में है। बट एसेट्स कौन होगा, ये ह्यूमन कैपिटल कौन होगा, सिर्फ ये, ठीक है, सिर्फ ये वाला पर्सन हमारा होगा ह्यूमन कैपिटल। क्यों, क्योंकि इसने एक प्रॉपर लेवल की पढ़ाई की है, ठीक है, ये प्रॉपर स्किल्ड है, इसके पास नॉलेज है, ये सब एजुकेशन वगैरह में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है इसने, ये प्रॉपर एक अच्छे तरीके से जॉब दे सकता है कंट्री को, और इससे डेवलप हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स। कहाँ लिखा था, सॉरी ना, ये मैं एरो ही गलत ले जा रही हूँ, ये रहा एसेट्स लिखा है, ठीक। तो इससे आपको समझ आया। देखो और लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, जो ऐसे प्रोफेशन में है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल, और वो हो जाते हैं कंट्री के लिए एसेट्स, ठीक है। और जो बाकी लोग हैं, काम कर सकते हैं, एबल हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप लोग अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हो, है ना। अच्छे से एग्जाम देना है आप लोग का, 10th है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10th का रिजल्ट, सारे लोग आते हैं पूछने के लिए, और आप कितनों को बताओगे, अच्छा मार्क्स रहेगा तो सबको खुश होके बताओगे, है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, विच न्यू टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज किए गए थे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या यूज हुआ था। देखो सबसे फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें यूज हुई थी ना, मशीन गन, जिसमें क्या होता था, एक टाइम पे 100 बुलेट्स, मतलब 100 बुलेट्स एक टाइम पे हम लोग शूट कर सकते थे, जिससे क्या हुआ था, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। कैनन, ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ कैनन वेर यूज्ड फर्स्ट टाइम, द हैवीएस्ट कैनन यूज्ड इन वॉर 50 एंड 60 सेल्स अ मिनट। कैनन यूज हुआ था, देखो इतना ज्यादा वो फायर कर सकता है, इतने सारे सेल्स से फायर कर सकता है पर मिनट, इन अ मिनट ना, ठीक। क्या लिखा है, टैंक, ये सेव करता था शायद लोगों को, जो इतना सारा आता था ना गन्स वगैरह का, वो क्या है, द टैंक वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस वॉर, द टैंक वॉज मेड टू बी एबल टू रन इवन एंड अनइवन सरफेस। ये किसी भी सरफेस में वहां पे जाने के लिए एबल था। वो देखे होगे आप लोग पिक्चर्स वगैरह में, टैंक का कैसे दिखाता है ना, वही है। अब क्या, सबमरीन, ये सबमरीन मोस्टली किसने यूज किया था, जर्मनी ने ना। ये अंडर वाटर जाके वहां पे ब्लास्ट करके आ जाता था, वाटर के अंदर अंदर ही, वो होता है सबमरीन। देखो यहाँ लिखा है, विच वॉज एक्सटेंसिवली यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग एनिमी शिप्स इन द वॉर। जैसे दूसरे कंट्री का शिप्स वगैरह है, तो वो ये सबमरीन अंदर से जाता था पानी के, और वहां पे ब्लास्ट हो जाता था, और वो वाला सबमरीन और ये शिप्स, ठीक। देखो पॉइजन गैस, पॉइजन गैस क्या है, जो ये इसका ऐसा यूज करते थे, जहां वो लोग डाल दिए या जहां पे इसको यूज किया गया, वहां के लोग ब्रीथ नहीं कर पाते थे, कुछ लोग की डेथ हो जाती थी, कुछ लोग को डिसीज हो जाता था, तो इससे बहुत डर फैल गया था ना लोगों में। अब देखो क्या है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, इन द वॉर बॉम्बर एयरक्राफ्ट वाज यूज्ड टू ड्रॉप बॉम्ब। देखो जो अभी तक तो ठीक है, चलो लैंड में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, अब ये वाला क्या चीज था, एयर से भी हो रहा है, जो ऊपर से लोग सिटीज में बॉम्ब गिरा आते थे, तो वो किसके थ्रू होता था, एयर के थ्रू होता था, एयरक्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखो, फिर उसको एक्सप्लेन तो खुद ही कर सकते हो, ठीक। देखो ये सारे 6 पॉइंट्स है, ये याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल्स। मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये लिमिटेड है ना, दे आर एग्जॉस्टिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इफ द मिनरल आर यूज इन discriminately soon it is reserve will remain limited, further development of the country will be hampered। देखो एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग को बचाना है, और हम लोग अगर सिर्फ कंजर्व करते जाएंगे तो वो एक टाइम बाद क्या होगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट वगैरह कटिंग करे जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली कटिंग कर रहे हैं, तो क्या वो बचेगा, नहीं।
उसके बदले हमको ट्रीज लगाने भी तो है ताकि वो थोड़े दिन में और रेडी हो। ठीक है, वैसे ही सारे मिनरल्स को टाइम देना चाहिए कि वो वापस से डेवलप हो और रेडी हो, सिर्फ यूज ही नहीं करते जाना है। उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, देखो, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज बाय कंजर्विंग मिनरल्स ह्यूमन बींग्स विल बी not have lack of minerals in future. Good amount of minerals will be available in future। देखो, फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर, और इसको वापस से बनने में कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक, तब तक क्या करेंगे, ये सबका यूज नहीं कर पाएंगे, रहेगा नहीं तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये हमने पढ़ा है, कौन से रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं, कौन से नॉन रिन्यूएबल होते हैं, और उनको कैसे यूज करना है। तो अगर कंजर्वेशन मिनरल्स लिखा आएगा तो भी आप ये आंसर लिख सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। देखो, कम्युनिकेशन चैनल्स के क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज क्या होगा, फास्टली इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना, सारी जगह का नॉलेज रहेगा। और डिसएडवांटेज क्या है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारी खबरें सही हो, है ना, बहुत सारी खबरें तो गलत भी होती है, लोग उसको बिना चेक किए कि सच क्या है उसी को सच मान लेते हैं, जो उन्होंने सुना वही वो सच मान लेते हैं, तो गलत खबरें भी बहुत तेजी से फैल जाती है। ठीक, तो ये आ जाएगा डिसएडवांटेज में। और एडवांटेज देखो, ये क्या है, एक पार्ट है अवर डेली लाइफ, है ना, हम लोग को मोस्टली सारे जगह का नॉलेज होता है। अब जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो डेली उसके बारे में न्यूज देख ही लेते हैं, ठीक है, पता कर ही लेते हैं। जैसे क्रिकेट मैच हो गया, उसका भी अगर जिसको इंटरेस्ट है तो वो उनको पता रहता है ना कि कितना स्कोर बना है, कब किसका मैच है। ठीक है, जिसको कंट्री के लिए इंटरेस्ट है वो कंट्री का देख ले रहा है, जिसको फॉरेस्ट वगैरह से इंटरेस्ट है वो फॉरेस्ट वाला देख रहे हैं। तो अपने से रिलेटेड जिनसे इंटरेस्ट है वो वाला डेली लाइफ में यूज हो रहा है कि नहीं, हम लोग डेली डे टू डे देख ले रहे हैं कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है। देखो नेक्स्ट क्या है, टुडे ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिलीजियन एंड हेल्थ कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम इट। जो भी हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कोविड आया था तो हम लोग क्या देखते थे, न्यूज में ही तो देखते थे सबसे ज्यादा कि कहाँ ज्यादा हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स है, हम लोग कैसे पता चला था सबसे पहले, थ्रू फोन और टीवी। ठीक, क्या है, ड्यू टू इट ह्यूमन लाइफ हैज बिकम सिंपल, केपेबल एंड एक्टिव। इससे हमारी लाइफ सिंपल हुई है ना, हमको घर बैठे ही सारे नॉलेज मिल जा रहे हैं। और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन नॉलेज हैव स्ट्रेंथ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और ये क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, मतलब आपको नॉलेज है। गवर्नमेंट के बारे में भी तो हमको नॉलेज मिलती है कि गवर्नमेंट कब कहाँ क्या कर रही है, और इसी के थ्रू तो बताते हैं गवर्नमेंट की हाँ अब हमने ये डिसीजन लिया है, इतना इतना बजट है, इसमें इतना खर्च करना है ना, तो डेमोक्रेटिक हुआ। मॉनिटरिंग ओवर द गवर्नमेंट वर्क हैव बिकम पॉसिबल ड्यू टू इट। ठीक, गवर्नमेंट के जितने भी वर्क हैं या जो भी वो काम कर रही है, इससे मॉनिटर करना इजी वे में हो जाता है, इजीली हम देख सकते हैं कि कब गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है। देखो डिसएडवांटेज में वही लिखा हुआ है, इमेजिनरी लाइफ दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इंक्रीज। देखो इमेजिनरी लाइफ प्रमोट होता है, मतलब जो क्रिएशन अब उसमें जैसा देख रहे हैं वैसा वो सोचते हैं कि हाँ यही सच है, ऐसा ही हो रहा होगा। अब क्या है, एंटी सोशल एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी। अब इससे बहुत ज्यादा अटैच भी हो गए हैं लोग, रॉन्ग इशूज आर ऑल्सो जस्टिफाइड थ्रू द टेमेंडियस प्रोपेजेंडा। ठीक है, ड्यू टू दिस मोरालिटी एंड कैरेक्टर डिग्रेडेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। देखो ये सारे पॉइंट्स में यही लिखा हुआ है कि जो भी हम लोग सोशल मीडिया में देख के जल्दी से बिलीव कर लेते हैं और चाहते हैं कि हाँ हम भी यही करें, हम भी यही ट्राई करें या हम भी ऐसा करें, तो ये सब क्या है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द 1935 एक्ट and the constitution of independent India, what was the reason for this difference। देखो क्या डिफरेंस है, आप लोग बताओ 1935 में क्या हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट था, नहीं, ब्रिटिश का रूल चल रहा था, है ना। तो क्या हुआ, उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं था, और उसके बाद क्या बोला है, इंडिपेंडेंट के बाद वाला टाइम बोला है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट के बाद क्या हो रहा था और उस टाइम क्या हो रहा था, आप लोग ऐसे भी बता सकते हो। उस टाइम किसका रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का, और अभी किसका चलता है कि कंट्री के लोग खुद, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ के यहाँ के लोग लीडर सिलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं,
तब लीडर बनता है और उनके हाथ में रहता है, नेक्स्ट टाइम वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ब्रिटिश रूल में ऐसा था? नहीं था। वो अपने से लीडर सिलेक्ट करते थे खुद ही ग्रुपिंग में, और कुछ भी वेलफेयर के लिए काम नहीं करते थे, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करते थे। क्या अभी की गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? नहीं, उनको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है ना, तभी तो लोगों ने उनको सिलेक्ट किया है। चलो देखते हैं क्या क्या है। क्या बताया इसमें? सारे सिटीजन जितने भी 18 ईयर्स एंड अबव है हैव यूनिवर्सल एडल्ट राइट्स टू वोट। अबव 18 ईयर्स को राइट टू वोट का रहता है, वो वोट दे सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। और इसमें क्या रहता था? सिर्फ 11% ऑफ पीपल हैड वोटिंग राइट्स, मेनली रिच पीपल एंड दोज विद प्राइमरी एजुकेशन। जो भी रिच पीपल्स होते थे, ठीक है, उनको ही वोटिंग करने का अधिकार होता था। देखो, पूरे 100% में से सिर्फ 11% लोगों को, ठीक है, वो भी किसके फेवर में रहते थे? उन्हीं ब्रिटिशर्स के फेवर में रहते थे, उनको वोटिंग करने का राइट था। इसमें क्या है? देयर इज अ डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, लोकसभा विधानसभा सबका। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। स्पेशल पावर टू इंटरफेरेंस इन सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोग खुद ही ग्रुपिंग्स में डिसाइड करते थे, और जितने भी हेड्स होते थे या बड़े बड़े लोग होते थे, वो लोग आपस में ही डिसाइड करके बन जाते थे। अब क्या है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव मोस्टली नॉमिनल सेरेमोनियल पावर। इनके पास जो पावर्स होते हैं, ठीक है, वो भी किसके लिए होते हैं? लोगों के लिए, ठीक, कि उनका वेलफेयर, नो गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन। देखो, इसमें हमको क्या है, अभी हमारे कंट्री में बहुत, अभी हम लोग 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं ना, वो क्या है? इस टाइम पे था? नहीं। कब था वो? अभी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद में 6 राइट्स बनाया गया है, 6 फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन। इस टाइम पे नहीं था, ठीक है, कोई गारंटी नहीं थी कि हाँ आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, नहीं, ठीक है। उन किसी भी चीज में वो बैन लगा सकते थे। ये देखो, यहाँ पे वही लिखा हुआ है गारंटी के बारे में, इंडिया हैड नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिया इंडिपेंडेंट थी, लेकिन उसके बावजूद क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स आके यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे और रूल कर रहे थे, ठीक है। देखो, लास्ट लास्ट पॉइंट क्या है? इंडिया इज अ डिक्लेयर्ड सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद फुल इंडिपेंडेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज बट ओवरऑल पावर रिमेन विद द ब्रिटिश ऑथोरिटीज। इसमें क्या था? ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे डेमोक्रेटिक लिख सकते हो, यहाँ ऑटोक्रेसी लिख सकते हो, ठीक। उसमें क्या होता था? कोई एक लीडर ही रूल करता था, पूरा वही संभालता था, उसी का बात मानना है, वही सारा रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करेगा। और यहाँ क्या है? डेमोक्रेटिक। यहाँ क्या चल रहा है? ऑटोक्रेसी। ये भी आपने पढ़ा है, तो उसी के बेस पे आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑटोक्रेसी किस में आ जाएगा? 1935 में। और डेमोक्रेटिक कब आ जाएगा? आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले टाइम पे, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल क्या होता है? जैसे हम लोग, सॉरी ना, देखो, जैसे हम लोग लीडर सिलेक्ट करते हैं वोट देके, है ना। सपोज एक विलेज है, वहां पे कोई लीडर सिलेक्ट हुआ है, जैसे पंच, सरपंच, ये सब सिलेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं? उनको वोट देके सिलेक्ट किया जाता है। तो ठीक है, अब देखो 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जो काम उनको करना था वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई कोई लीडर्स होते हैं कि नहीं करते या कर नहीं पाते, ठीक, तो वो उनकी गलती है। अब लोगों को लग रहा है कि हमने गलत लीडर सिलेक्ट कर लिया है, ये हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक, तो वो क्या कर सकते हैं? उसको हटा सकते हैं, ठीक है। यही लिखा है राइट टू रिकॉल। कैसे कर सकते हैं? मतलब बहुत सारे लोग हैं और आधे लोग मेजोरिटी में हो गए हैं कि नहीं, ये इसको हट जाना चाहिए लीडर से, हमको ये नहीं चाहिए, वापस से इलेक्शन होना चाहिए, तो क्या होगा? उस लीडर को हटा दिया जाएगा, उसके पोजीशन से, जिस पोस्ट में है वो, उससे हटा दिया जाएगा। ये होता है राइट टू रिकॉल। देखो पढ़ते हैं। राइट टू रिकॉल इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच द पब्लिक कैन रिमूव देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पंच, सरपंच और काउंसिलर फ्रॉम ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म यूजिंग 2/3 मेजोरिटी। देखो, एक क्या होता है? टाइम पीरियड 5 ईयर्स का होता है ना। अगर कोई भी इलेक्शन जीत के वर्क करने आ रहा है, तो वो कितने साल के लिए जीतता है? 5 साल के लिए। लेकिन अब क्या, अगर कोई आपने गलत लीडर सिलेक्ट कर लिया है, तो क्या 5 साल तक आप वैसे ही रहोगे? नहीं, ठीक है। इसीलिए अगर कुछ टाइम तक देखते हैं, 2 ईयर्स हो गए हैं, 2 ईयर्स में लग रहा है लोगों को, मेजोरिटी में आ गए, कितना? 2/3। 2/3 अगर मेजोरिटी में आ गए हैं कि अब हमको इसको हटा देना चाहिए, ठीक है, तो वो उस पर्सन को रिकॉल कर सकते हैं कि आप इस पोजीशन से हटो, वापस से दूसरा लीडर सिलेक्ट होगा। तो ये राइट्स होता है, ठीक। इसीलिए भी लोग अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं,
अगर ये नहीं होता तब तो फिर वो 5 साल तक कुछ भी कर सकता है, वो बोलेगा कि नहीं अब तो मैं हटूंगा ही नहीं, 5 साल के लिए मैं ही हूँ, है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राइट एनी 5 कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो क्या क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखते हैं ना क्या है। एंड ऑफ 3 मेजर डायनेस्टी, जो 3 मेजर डायनेस्टी थी ना वो खत्म हो गई थी। कौन कौन सी, देखो ये जो रसिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एंड जर्मनी की, जो जो ये नाम लिखे हुए हैं, ये जो डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक, वो सब क्या हुई उस टाइम पे खत्म हुई। ऑटोक्रेटिक रूल एंडेड एंड डेमोक्रेटिक एमर्ज इन दिस कंट्री। ये ऑटोक्रेटिक रूल था, मतलब वहाँ के जो किंग्स थे, ये किंग्स के नेम दिए हुए हैं, वहाँ के जो किंग्स थे वही रूल करते थे, उनकी ही बात मानी जाती थी। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब ये खत्म हुए, ये सारे रूल्स का खत्म हुआ, और क्या क्या आया, डेमोक्रेटिक, जहाँ कौन रूल करता है, पब्लिक, लीडर सिलेक्ट करती है, पब्लिक के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, राइज इन वुमेन स्टेटस। देखो पहले क्या होता था, मेल मेंबर्स ही वर्क करते थे, ठीक है, उन्हीं को केपेबल माना जाता था। जो भी फैक्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, ऑफिस वगैरह वर्क है, वो सब कौन करते थे, मेल मेंबर्स करते थे। जब वर्ल्ड वॉर हुआ और बहुत सारे मेल्स का डेथ हो गया, जो भी सोल्जर्स थे जिसके सन वगैरह थे, सब लड़ाई में जाते थे, सब बहुत सारे मेल्स का डेथ हो गया था वर्ल्ड वॉर में, तो क्या बची थी, सिर्फ फीमेल्स बच गई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, अब उनको वर्क करना पड़ता था, वही धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगी और वर्क करने लगी, ठीक, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, जो भी वर्क रहता था उस टाइम का, वहाँ पे क्या फीमेल्स वर्कर देखा जाने लगे। कि हाँ, तब उस टाइम लोगों को क्या समझ आया कि फीमेल्स भी वर्क कर सकती हैं, वो भी केपेबल हैं, वो भी ये सारी चीजें हैंडल कर सकती हैं। तो उस टाइम से क्या होने लगा, कुछ कंट्रीज में उनको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड हो गई। पहले सिर्फ मेल मेंबर को ये प्रोवाइड था कि वो वोट कर सकते हैं, फीमेल्स को नहीं था, ठीक। तो जब ये सब होने लगा तो आधी कंट्री ने, ये देखो लिखा है फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट्स एंड इक्वल पे, ठीक है, ये डिमांड करने लगे, और कुछ कंट्रीज ने दे भी दिया कि हाँ वुमेन्स भी इसके लिए एबल है, ठीक, वही लिखा हुआ है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज इन मिलिट्री स्ट्रेंथ। देखो जब लड़ाई हुई तो सब किस पे फोकस करने लगे कि हाँ हमारा मिलिट्री पावर स्ट्रांग होना चाहिए, अगर दोबारा कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम अच्छे से फाइट कर सके। ये नहीं कि आर्मी में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और फिर कोई दूसरा कंट्री अगर आके वॉर कर रहा है तो फिर हम हार ही जाए, वॉर ही ना कर पाए, ठीक है। तो मिलिट्री पे बहुत ध्यान देने लगे, उस पे मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करने पे लग गए कि ये वेपन्स होने चाहिए, इतने इतने सोल्जर्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें ज्यादा खर्च करने लगे। अब ये क्या है, राइज इन अमेरिकन ग्लोबल इम्पोर्टेंस। और ये जो ट्रेड वाला पढ़े थे ना हम लोग, कि अमेरिका नहीं तो ग्लोबलाइजेशन वाला, वो क्या चाहता था, सारे कंट्री से ट्रेड करना ताकि उसका इकोनॉमिक स्ट्रांग हो, अच्छा हो। तो वो क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा, ठीक है, जब सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होगी तभी ये चीज हो सकता था कि वो सारे कंट्री से फ्रीली ट्रेड कर सके, ठीक। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन न्यू स्टेट्स। जो न्यू स्टेट्स बने थे, ठीक है, मैनी न्यू कंट्रीज वेर फॉर्मेड इन सेंट्रल यूरोप, दिस क्रिएट कॉम्प्लेक्स माइनॉरिटी प्रॉब्लम लीडिंग टू एथिक्स टेंशन, हेट्रेड एंड पॉलिटिशियन इंस्टेबिलिटी। देखो जो न्यू कंट्रीज वगैरह बनी थी ना उस टाइम पे, वहाँ पे क्या सारे मिक्स लोग रहने लगे, मतलब सारे लोग वहाँ पे रहने लगे, माइनॉरिटी के भी अपर के भी। तो उस टाइम पे जो भी इशू हुआ था कि ये लोग रह रहे हैं, ऐसा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल वाला सिचुएशन था वो स्टेबल नहीं हो पाया था, वो ठीक से नहीं चल पा रहा था, राइट। तो देखो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब कब से कब तक चला था, 1914 टू 1918 तक, कितने इयर्स का था ये सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिले थे वर्ल्ड वॉर में। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा है, रूरल एंड अर्बन डिफरेंस बिटवीन पूछा है, रूरल एंड अर्बन। ये बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हो, क्योंकि आप सोच सकते हो एक गांव का बताना है, एक शहर का बताना है, क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या रहता है, सिटीज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता है, ठीक, एज कम्पेयर टू विलेजेस, वहाँ पॉपुलेशन कम होता है, वहाँ ये। और पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बारे में लिख सकते हो कि गांव में पॉल्यूशन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, और सिटीज में इंडस्ट्रीज के कारण यहाँ बहुत पॉल्यूशन होता है, ठीक। देखो ये लिखा है, पॉपुलेशन के बारे में लिखा है, ठीक है, और लोगों के बारे में भी लिखा होगा। देखो नियरली 68.8% पॉपुलेशन इन इंडिया रूरल पीपल, इतने परसेंट लोग कहाँ रहते हैं, विलेजेस एरिया में, रूरल, ठीक है। और नियरली 31.2% पॉपुलेशन इन इंडिया इज अर्बन पॉपुलेशन। ये सिटीज का पॉपुलेशन है बताया गया है और ये रूरल का।
ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ज्यादा करके लोग, ठीक है, अगर आपको परसेंट याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एज कम्पेयर टू विलेजेस सिटीज में कम है, यहाँ ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है, बहुत ज्यादा एरियाज है वो कैसे हैं, गांव वाले एरियाज है, मतलब अभी सिटीज में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, इसका मतलब ऐसा है ना, ये नहीं कि लोग गांव में बहुत सारे, एक गांव में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एक सिटी में बहुत कम लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं। चलो फर्स्ट में क्या लिखा है, पीपल लिविंग इन विलेज आर कॉल्ड रूरल, ये फर्स्ट पॉइंट बता सकती हूँ, रूरल का मतलब ये होता है, सिटीज का मतलब अर्बन होता है। नेक्स्ट में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में देखो, रूरल पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड टू प्राइमरी ऑक्यूपेशन, कैटल रियरिंग एग्रीकल्चर, देखो पशुपालन और खेती ये सब होता है वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन, और सिटीज में क्या होता है सेकेंडरी ना, जैसे कि देखो एज अ ट्रेड, फूड प्रोसेसिंग, जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं, वर्क करते हैं, उसके बारे में बता सकते हो। फिफ्थ में क्या है, रूरल पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन इज लो, देखो वहाँ का जो डेंसिटी होता है, मतलब बहुत जितना रहने का, कि एक पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग रह रहे हैं, तो सिटीज में ना एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, और गांव में कैसा रहता है, उनका घर देखियो बहुत बड़े बड़े होते हैं, डिस्टेंस रहता है, तो वही, और यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। शहर में क्या रहते हैं, लोगों के घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, पूरा सारी बिल्डिंग्स रहते हैं ना, फ्लोर वाइज रहता है। गांव में देखे हो कि ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स वाले बिल्डिंग बने हैं, नहीं, वहाँ सबके अलग अलग रहते हैं। सिक्स पॉइंट में क्या है, ऑल फैसिलिटी ऑफ लाइफ आर नॉट अवेलेबल, यहाँ ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती है, और यहाँ ज्यादा करके फैसिलिटीज अवेलेबल होती है ना। गाँव में आप देखोगे कि ऐसे रेस्टोरेंट मॉल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, यहाँ है, आपको जब मन कर रहा है आप घूमने जा सकते हो, जब घर पे खाना नहीं बनाना है आप रेस्टोरेंट जाके खा सकते हो, लेकिन गांव में खाना बनाना ही पड़ता है। ठीक, तो ये सारे डिफरेंस होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रीजन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, कहाँ लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, सोचो, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो, वेदर अच्छा हो, ना ज्यादा हॉट हो ना ज्यादा कोल्ड कोल्ड हो। अच्छा, ऐसे कोल्ड वेदर पसंद करते हैं, लेकिन घूमने के लिए कुछ टाइम के लिए, अगर वहीं हमेशा रहना रहा तो तब नहीं पसंद आएगा वो, ठीक है। तो जैसे कि क्लाइमेट नॉर्मल हो, वहाँ सारी चीजें अवेलेबल हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हो, फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहाँ लोग पसंद करते हैं रहने के लिए। तो देखो उसी के बारे में पूछा है, देखो टोपोग्राफी क्या होता है, पीपल प्रिफर टू लिव इन प्लेन्स कंपेयर टू माउंटेन एंड प्लेट्यूज, जो माउंटेन्स एरिया वगैरह में रहने से ज्यादा पीपल्स कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, लैंड एरिया में, ठीक है, जहाँ नॉर्मल हो। प्लेन्स आर सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर, क्यों, देखो वहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है अच्छे से, इंडस्ट्रीज वगैरह स्टेबलाइज हो सकती है, सर्विस अच्छे से, एक्टिविटीज प्रोवाइड हो सकती है ना, वहाँ सर्विस वगैरह जल्दी मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट, जो मैं बताई आपको, देखो क्लाइमेट जैसा वहाँ का रीजन हो, ना ज्यादा हॉट हो ना कोल्ड हो, इस टाइप से। अब क्या है, सॉइल, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड स्विचेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, अगर सॉइल वहाँ का अच्छा हो, और एग्रीकल्चर अगर किसी का ऑक्यूपेशन है, तो उसको क्या चाहिए, वैसा वाला लैंड चाहिए ना, जहाँ के सॉइल फर्टाइल हो और अच्छे से ग्रोथ हो उनका फार्मिंग का। देखो वाटर सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसी जगह में कौन रहेगा जहाँ पानी ही ना हो, है ना। पीपल लाइक टू लिव इन एरिया वेयर वाटर इज इजीली अवेलेबल, ये तो डेली का यूज वाला चीज है। ठीक, अब यहाँ क्या है लास्ट में, ई पॉइंट में, एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट आल्सो अट्रैक्ट्स पॉपुलेशन, और जहाँ मिनरल्स वगैरह अवेलेबल हो वहाँ क्या होता है, ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है, ठीक है, वहाँ लोगों को जॉब मिलती है जल्दी से, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप हो जाते हैं उसके कारण। तो ये सारी चीजें होती है कि लोग एक रहने का जगह स्विचेबल प्रिफर करते हैं, ठीक, और वहाँ चाहते हैं कि हाँ हम ऐसे जगह में रहें। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे बता सकते हो आप लोग। तो ठीक है, इस वाले वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस कवर किए हैं, और आगे के 10 to 11 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएं। थैंक यू एवरीवन।